ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो बोला था एक बार हम देख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आया तो बाद में देखेंगे। तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सबसे पहले पहली डेफिनेशन जो है वही लिखेंगे। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन सच अ वे दैट same current flows through each resistance, then that arrangement is called resistance in series. Same current, पूरा statement लिखना. If number of resistors are connected one after the other in such a way that same current flows through each resistance, then that arrangement is called resistance in series. ये first point इसका first point क्या लिखेंगे distinguish between में. If number of resistors are connected between two common points, such that potential difference across each resistance is same, then that arrangement is called resistance in parallel. तो PD ये पूरा लिख देना, potential difference शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. Potential difference is सेम. यहां करंट सेम है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम. ये करंट है. डायग्राम याद ही होंगी. ये ऐसे बनाया था अपने दो रेजिस्टेंस के लिए. यहां से जो करंट जाएगा वही आगे वाले में से जाएगा. पैरेलल में हमने दो रेजिस्टेंस ऐसे बनाए. तो यहां जितना पोटेंशियल है वही इसके अक्रॉस और वही इसके अक्रॉस. तो डायग्राम भी बनाना है डिस्टिंग्विश बिटवीन में. पहला पॉइंट तो जो पहली डेफिनेशन थी वही लिखेंगे. वर्ड्स में लिखना है, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा, आप लोगों ने पूरा लिखना है. इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन सच अ वे दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज. इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन between two common points, if number of resistors are connected between two common points such that potential difference across each resistor is same, then that arrangement is called resistors in parallel. Potential difference same है. second point में last वाली definition लिखेंगे जो formula आया था. equivalent resistance series का formula लिखा था अपन ने, R1 plus R2 plus and so on Rn. और यहाँ फॉर्मूला आया था 1/Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. इट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Rn. तो स्टेटमेंट वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखना और फिर ये इक्वेशन लिखना. फिर से सुनना. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये फाइनल आंसर है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है फिर से बता देता है, ये वो सिंगल रेजिस्टेंस होगा. जैसे एग्जांपल ही बता देता हूं. ये 10 ओम, ये 10 ओम, दो आपने सीरीज में लगाए थे. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इन दोनों का निकालेंगे तो वो आएगा 20. यानी इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले, ऐसा भी बोल सकते हैं. या आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आप 10 के दो ऐसे लगाने की जगह 20 का एक ऐसा भी लगा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा. या फिर मान लो मेरे को 20 ओम चाहिए पर मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, 10 के दो सीरीज में लगा दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा. तो इसमें लॉजिक अलग अलग है, पर याद रखना ये फाइनल रिजल्ट है. इन दोनों को सॉल्व करके ये आंसर मिला. तो आप इन दोनों की जगह, आप भाई दो नहीं लगाना है, मेरे को एक ही लगाना है, तो मैं क्या लगाऊं, तो 20 ओम का लगा दो. आपको जो इफेक्ट चाहिए था वो मिल जाएगा. जो इन दोनों से मिल रहा था सेम इफेक्ट इसका रहेगा. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो सिंगल रेजिस्टेंस है whose effect is same as that of the combination. ठीक है. तो इसका स्टेटमेंट सुनो. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ, काय का सम है, ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. हर एक का सम कर दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो फाइनल आंसर मिल गया. ठीक है, ये हो गया. तो यहां स्टेटमेंट देखो. तो पैरेलल में समझो दो लगाए ऐसे, एक ये एक ये 10 ओम का और ये भी समझो 10 ओम का. तो इसका आंसर मैंने बताया था, फॉर्मूले से आप लोग निकाल के देखो. ये एग्जांपल अपन ने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आएगा 5. इसका मतलब ये हुआ
कि दो 10-10 के ऐसे लगाने की जगह अगर आप एक सिंपल 5 ओम का भी लगा देंगे तो इन दोनों का जो इफेक्ट है इसका भी इफेक्ट वही आएगा। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं मेरे को चाहिए था 5 ओम बट मेरे पास 5 ओम नहीं है, 10-10 ओम के दो है तो मैं उनको ऐसे कनेक्ट करूंगा तो मेरे को 5 ओम मिल जाएगा। कुछ भी बोलो तो याद रखो इन दोनों को सॉल्व करके ये आंसर मिला है और ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये बताया था मैंने आप लोगों को एग्जाम पर, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट सुनो, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन P लिखा है इज इक्वल्स टू सम ऑफ, काय का सम है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सम है मगर रेसिप्रोकल का है, फिर से सुनो, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, सम का क्या, रेसिप्रोकल का, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये दो पॉइंट तो उसमें से ले लिया मैंने, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, ये समझाया था 10 और 10 का आंसर क्या आएगा 20, मतलब जो RS निकलेगा रिजल्टेंट इट इज ग्रेटर देन R1, इससे भी बड़ा रहेगा इससे भी सबसे, तो डायरेक्ट लिखेंगे RN। तो इसको वर्ड्स में शॉर्ट में लिखना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वो ग्रेटर आएगा, ठीक है। जबकि यहाँ ये न्यूमेरिकल जैसे नंबर्स लेके सॉल्व करके बताया था, ये RP इज लेस देन RN, यानी ये जो आंसर आएगा RP का वो R1 R2 R3 सबसे लेस ही रहेगा। यानी अगर ऐसा दिया है 3 रेजिस्टेंस दिए और ये 2 है, ये 5 है और ये 15 है, भाई इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ऐसा समझो क्वेश्चन आया, अभी अपन सॉल्व नहीं कर रहे उसको, बट ऐसा आया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, यानी आरपी निकालो और 4 ऑप्शन दिए 5 ओम, 7.5 ओम, 1.2 ओम एंड बी 3 ओम। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये 1.2 टिक कर देना, मतलब जैसे एग्जांपल बताया हो, इससे अलग भी आ सकता है 1.2 से, पर मैं बता रहा था कि ये 5 है यानी 2 से बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी 2 से बड़ा है। तो याद रखना ये जो आरपी आएगा वो इससे 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 सबसे कम वैल्यू आएंगे, इससे भी कम वैल्यू आएंगी। तो 4 ऑप्शन में सबसे कम यही है। तो कुछ कुछ जगह क्या होता है लॉजिकल भी सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हर बार सॉल्व भी करना है फिर आंसर निकालेंगे फिर हम टिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि सबसे छोटा है 2 इन सब में, तो आंसर 2 से भी कम आएगा। अपन वही बोल रहे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, हर एक से कम आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर ये अगर निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 1/2, 1/5, 1/15, तो ये हो गया LCM 30, तो ये 2 है यानी 15 प्लस ये 6 प्लस ये 2, तो ये हो गया 23 डिवाइडेड बाय 30, रिवर्स करना मत भूलना। सो RP कैन बी 30 डिवाइडेड बाय 23, तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा वो, तो इससे भी कम आएगा वो आंसर, याद है। तो ऐसे ऑप्शन रहे तो डायरेक्ट ये टिक कर देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी तीनों 2 से बड़े हैं, तो जो सबसे छोटा है उससे भी वो छोटा आंसर आएगा, वही लिखा है अपन ने यहाँ पे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो सबसे कम ये है, तो आंसर उससे भी कम आएगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट याद रखो। बस 3 पॉइंट है, 2 मार्क के लिए आया तो 2 ही पॉइंट लिखने पड़ते हैं, ध्यान रखना। 2 मार्क के लिए आया तो ये 2 पॉइंट लिखो या ये 2 पॉइंट लिखो या ये और ये लिखो, कोई भी लिख सकते हैं। और एक पॉइंट बता देता हूं कि जब आप सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो काय में लगाओ, सीरीज में। जैसे मैंने 10 लगा दिया, दूसरा 10 लगा दिया, तो पहले 10 ही था, अब 10 मिला के क्या हो गया 20, यानी जितने ज्यादा सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे उतना वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो काय में लगाओ, सीरीज में, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो पैरेलल में। जैसे 5, 2 और 15 थे तो 2 से भी कम वो आंसर आ रहा था, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा, अगर पैरेलल में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस होगा डिक्रीज, ठीक है।
तो ये 4 पॉइंट हो गए। वर्ड्स में लिखना है, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, आप लोगों ने कराया तो वर्ड्स में लिखना है। एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं, इक्वेशन का जो लिखा था अपन ने डिराइव करते समय, ये लिखा था v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। अगर कुछ याद नहीं आया तो ये वाला यूज करना, इक्वेशन लिख देना डायरेक्ट, i1 प्लस i2। तो यहाँ करंट डिवाइड हो रहा था, i1 प्लस i2 यहाँ पोटेंशियल था। तो ये पॉइंट लास्ट वाला नहीं याद आ रहा है, समझो 2 पॉइंट लिखने हैं, फिर अपने को नहीं याद आ रहा है एक आधा पॉइंट, ये याद आ गया तो ये लिख देना, और ये 4 पॉइंट मेन है, 4 याद होगा। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अच्छा, न्यूमेरिकल के टाइम क्या करूंगा, अलग अलग रेजिस्टेंस को सॉल्व कैसे करना वो बताऊंगा, तो सामने आएंगे तभी बताऊंगा, अभी नहीं लेंगे वो। तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा कि सीरीज में अलग अलग कैसे आ सकते हैं, पैरेलल में भी अलग अलग कैसे आ सकते हैं, फिर उनको सॉल्व कैसे करना, कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मिक्स भी आ सकते हैं, कि कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है। तो वो हम लोग जब क्लास में आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आप लोगों को वो सिखा दूंगा। तो ये नोट डाउन कर लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन, 2 मार्क के लिए आए तो 2 पॉइंट कोई भी लिख सकते हैं आप लोग। अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोगों ने वर्ड्स में लिखना है जैसे मैंने बताया। देखो अब आ गया, अभी अपना लास्ट टॉपिक है समझो सेल के बारे में। तो अब देखो, अब ले रहे हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें फोर्स है मगर ये फोर्स नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट समझना। शॉर्ट में हमेशा ईएमएफ ही लिखते हैं, उसको पढ़ना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये डायग्राम अपन ने पहले निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता। देखो, एक बॉटल, ये दूसरी बॉटल, ठीक है। अब इन दोनों को पाइप से ज्वाइन करो, ये कनेक्टेड है। अब एक में वाटर डालेंगे तो वो दूसरे में भी फ्लो होगा। अगर यहाँ इतना वाटर है तो इधर भी फ्लो हुआ और उतना ही है। पहले ही बताया था वाटर कब तक फ्लो होगा, जब तक हाइट का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस खत्म, वाटर फ्लो खत्म, ठीक है। तो देखो अब समझो हाइट का डिफरेंस कर दिया अपने, इसमें थोड़ा सा वाटर हमने ऐड कर दिया, और तो अब यहाँ पे देखो ये हाइट यहाँ पे और ये हाइट यहाँ पे, देखो डिफरेंस है। तो वाटर फ्लो होगा कौन सी डायरेक्शन में, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो वो फ्लो होगा ए टू बी, वाटर इधर। क्यों? क्योंकि हाइट का डिफरेंस है। तो वाटर तब तक फ्लो होगा जब तक हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। हाइट का डिफरेंस खत्म, वाटर फ्लो खत्म, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, इधर थोड़ा सा वाटर बढ़ जाएगा, इधर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कब तक फ्लो होगा, ए टू बी, जब तक हाइट का डिफरेंस है तब तक फ्लो होगा। तो जैसे ही हाइट का डिफरेंस खत्म हो जाएगा वाटर फ्लो बंद हो जाएगा। बट अगर मेरे को वो वाटर फ्लो ए टू बी कंटिन्यू रखना है तो मैंने यहाँ पे पहले भी एक पंप लगाया था, वैसे ही लगा रहे हैं ध्यान दो। ठीक है, ये लगा दिया मैंने पंप, ये है मेरा पंप, ठीक है। वाटर को इधर से खींच के वो इधर पहुंचाएगा, यानी यहाँ पे फ्लो देखो, अगर इधर ये डायरेक्शन में है तो इधर ये डायरेक्शन में ले रहा है वाटर को। तो अब मैंने वापस से हाइट का डिफरेंस क्रिएट किया, यहाँ से वाटर डाल के हाइट का डिफरेंस किया। अब यहाँ से पानी इधर जाएगा, पंप वापस वो पानी को खींच के इधर पहुंचाते जाएंगे। तो ये जो हाइट का डिफरेंस है, यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ, ये इतना हाइट का डिफरेंस है, ये इतना। तो ये जो हाइट का डिफरेंस है वो मेंटेन करने का काम कौन कर रहा? पंप, ठीक है। ये लॉजिक समझ लो, तो वही वापस से बताऊंगा इधर इलेक्ट्रिक वाले में। तो पहले अपन ने हाइट का डिफरेंस क्रिएट किया, तो वाटर फ्लो हो रहा था फ्रॉम ए टू बी, कब तक? जब तक हाइट का डिफरेंस था। जैसे पानी लेवल सेम हो गई, फ्लो बंद। बट अगर मेरे को लगता है कि कंटिन्यू ए टू बी वाटर फ्लो होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पंप लगा दिया, यहाँ से पानी यहाँ फ्लो हो आएगा, ये वापस खींच के उधर वापस एक वाले कंटेनर में डाल देगा। तो पंप में ये डायरेक्शन में जा रहा और इधर पानी ये डायरेक्शन में जा रहा, तो ये फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और ये हाइट का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? पंप। देखो ये समझ लो पहले लॉजिक, ये पहले भी बताया मैंने। तो हाइट का डिफरेंस मेंटेन रखना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये ए टू बी फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, तो हाइट का डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है। हाइट का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पंप लगाया है, वो यहाँ से पानी खींच के यहाँ सप्लाई करते जाएगा और ये हाइट का डिफरेंस मेंटेन रहेगा, तो ए टू बी वाटर फ्लो होता
अब दूसरी कंडीशन समझो, अब ऐसा लॉजिक सेल के लिए लगा है या इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए लगा है। ये रेजिस्टेंस अपना समझो R है, रेजिस्टेंस मतलब समझो ये वायर जैसा बना है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अभी इसमें, बट वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है? रैंडम डायरेक्शन, सब अलग अलग डायरेक्शन में रैंडम। बट अगर मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव विल इन वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव रिपेल करेगा, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में दिखाते हैं, ठीक है, ये याद रखो, ये सर्किट में दिखाएंगे। अगर मेरे को लगता है कि ये फ्लो कंटिन्यू रहना चाहिए तो मेरे को इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। जैसे मेरे को लग रहा था कि अगर A से B पानी कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए तो फिर ये जो हाइट का डिफरेंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को लगाना पड़ा पंप। तो यहां हम लोग लगाएंगे सेल। अगर मेरे को लगता है कि इसके अक्रॉस यानी ये इसके अक्रॉस यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इसके अक्रॉस वो मेंटेन रहना चाहिए और करंट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली, अच्छा उल्टा दे दिए, तो ये A ये B कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहे, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन अपोजिट में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव हो रहे, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन याद रखो। तो अगर मुझे लगता है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए और इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहने चाहिए, तो जैसे यहाँ पानी के लिए हमने पंप लगाया, वैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हमने क्या लगाया है? सेल। 2-3 सेल एक साल में लगाएंगे तो उसको बैटरी बोलते हैं, अभी तो फिलहाल एक ही लगाया है तो उसको सेल बोलेंगे। इस सेल का दूसरा नाम है EMF डिवाइस। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा EMF मतलब ये सेल जो एनर्जी सप्लाई करेगा। यहाँ पंप एनर्जी सप्लाई कर रहा था पानी को, यहाँ सेल क्या सप्लाई करेगा? एनर्जी। किसको सप्लाई करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो A से B तक जा सके। तो ये है EMF डिवाइस या सेल। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो याद रखो यहाँ वाटर का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हमने पंप लगाया है, उसी तरह यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन रखना है तो सेल लगाना पड़ेगा। तो EMF डिवाइस का काम क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। तो यहाँ वो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ताकि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव हो सके, ठीक है। तो यहाँ केमिकल एनर्जी है, अपन सादा सेल ले रहे हैं तो केमिकल एनर्जी है, सेल में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब वो क्या होगा वो देखेंगे, तो पहले इतना एक बार समझ लो लॉजिक, फिर हम इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करके बनाएंगे। तो याद रखो यहाँ हाइट का डिफरेंस जब तक है तब तक A to B वाटर फ्लो होगा, उसी तरह जब तक यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव होंगे, मगर कन्वेंशनल करंट अपोजिट में दिखाते हैं अपन, वो याद रखो। तो अगर मेरे को लगता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव होते रहने चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करती रहनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी सप्लाई कौन करेगा? सेल, या उसको बोलेंगे EMF डिवाइस दैट विल सप्लाई एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट या A to B जाने के लिए, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वहां, तो वो हटा देते, ये वापस एक बार बनाएंगे और फिर अच्छे से समझाऊंगा, पहले ये नोट डाउन कर लो। तो सेल इज द EMF डिवाइस, और EMF डिवाइस उसकी डेफिनेशन वगैरह लेंगे, कॉन्सेप्ट देख लो। ये मिटा रहा पानी वाला लॉजिक याद रखो, क्योंकि वो हमारे आसपास में हमको पता है, तो इसलिए वो लॉजिक के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो डायग्राम मिटा रहे, याद रखो सेल ही है EMF डिवाइस, वही एनर्जी सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, करंट फ्लो होता रहेगा। तो अलग अलग टाइप के सेल रहते हैं, सोलर सेल है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम जो सेल ले रहे हैं वो ड्राई सेल जो घर में यूज होते हैं, वो केमिकल एनर्जी, उनके अंदर केमिकल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर्स है, तो पेट्रोल डीजल डाल के वो जनरेटर घुमाते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अलग अलग टाइप के है, अपन अभी फिलहाल इसी सेल को स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत टाइप के सेल्स है, अलग अलग टाइप के सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी है शायद। तो आखिरी वाला जो पैराग्राफ है टाइप्स ऑफ सेल, वो होमवर्क रहेगा, वो आप लोगों को ही पढ़ना है। तो ये देख लो एक बार, मिटा रहे इसको।
वही डायग्राम फिर से बना रहे, पर थोड़ा अलग बनाएंगे। देखना, ये है रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R, इसमें अगर लगता है कि करंट फ्लो होना चाहिए तो हम यहाँ लगाएंगे सेल। तो सेल को थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि बता सके उसमें डिटेल में। तो अब यहाँ एक प्लेट है और यहाँ एक प्लेट है, केमिकल रिएक्शन होती, इसके अंदर केमिकल्स है, ठीक है। दो टाइप के आयंस है उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, सर्किट में कनेक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, तो जो पॉजिटिव आयन है वो इधर मूव होंगे इस प्लेट की तरफ, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो निगेटिव आयन है वो इस प्लेट की तरफ मूव होंगे, तो इस पे आ गया निगेटिव। इसीलिए सेल पे अपन ऐसा पॉजिटिव निगेटिव देते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होती है, अंदर अंदर आयंस है उसमें, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन। जैसे ही आप उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, देखो क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना है, तो ये पॉजिटिव आयन इस प्लेट की तरफ जाएंगे और निगेटिव आयन इस प्लेट की तरफ जाएंगे। दो आयंस है उसमें, केमिकल्स है, तो केमिकल रिएक्शन होंगी। तो आप सेल में भी देखेंगे तो दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक कार्बन का रहता है और एक एल्यूमिनियम का रहता है। तो वो अपने अभी डिटेल में नहीं है अपने को, फिर भी याद रखना केमिकल्स है, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव आयन है। जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव आयन इधर गए और निगेटिव आयन इधर गए, तो इस प्लेट पे आ गया निगेटिव चार्ज, इस प्लेट पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे आ गया निगेटिव चार्ज। तो ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया निगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया। तो जब तक केमिकल एनर्जी है उसके अंदर, यानी आयंस रहेंगे, केमिकल एनर्जी खत्म भी होती है ना, इसलिए अपन देखो ड्राई सेल जब यूज हो जाता हो, तो जैसे घड़ी है, घड़ी में अपन ने डाले साल भर चला, बाद में खत्म, तो केमिकल एनर्जी आयंस खत्म, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, तो वो क्लॉक बंद हो जाएंगी, काम नहीं करेंगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहेगा। तो याद रखना केमिकल है, या अपन बोल सकते केमिकल एनर्जी है वहां पे, ठीक है। दो आयंस है, पॉजिटिव आयन इधर जा रहे हैं, निगेटिव आयन इधर, ठीक है। तो बराबर देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यही है, ठीक है। पर कन्वेंशनल करंट हम किसकी देते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये कन्वेंशनल करंट है। लॉजिक समझना। तो यहाँ जैसे ही कनेक्ट करेंगे सर्किट में, पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ जाएंगे, निगेटिव आयन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप लोग सेल अगर देखेंगे तो ऐसा रहता है, वो यहाँ पे छोटा सा नॉब निकला रहता है, इस पे पॉजिटिव, यानी इसके अंदर जो रॉड है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो प्लेट है यहाँ पे निगेटिव लिखा रहता है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव सेल, वैसे ही यहाँ लिखा है। तो पॉजिटिव जैसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव आयंस इसकी तरफ आएंगे, ये प्लेट पे आ जाएंगे, निगेटिव आयन इधर आएंगे और ये प्लेट पे जमा हो जाएंगे। तो ये बन गई पॉजिटिव प्लेट, ये बन गई निगेटिव, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी तैयार हो गया। अब करंट फ्लो होगा, ये कन्वेंशनल करंट, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा, जो केमिकल एनर्जी है सेल में, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेगी, कब तक, जब तक उसमें। कुछ इसमें रीयूजेबल सेल भी आते, तो उसमें रिवर्स भी चलता, यानी पहले क्या हम लोग सेल यूज कर लो, फिर जब वो खत्म हो जाए तो उनको फिर से चार्जिंग में लगा दो, फिर वो उसमें केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे और आप उसको यूज कर सकते हैं। रिचार्जेबल सेल आते हैं ना, वो टाइप में। या घरों में जो बैटरीज यूज होते हैं वो इन्वर्टर के साथ, तो पहले उसकी एनर्जी यूज हो गई, अब फिर जब वापस इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस काय में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें केमिकल एनर्जी। अब इसका इक्वेशन बनाना है, पहले एक छोटा सा और टॉपिक बता था, ये नोट डाउन कर लो। चलो अब आगे समझते हैं। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये याद रखना, फिर से बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जाते नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव देते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड द सेल किसी ने पूछा तो करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनसाइड द सेल पूछा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये फ्लो कंटिन्यू रखना कन्वेंशनल करंट वाला। फिर से सुनना, आउटसाइड द सेल कन्वेंशनल करंट कहां से कहां दिया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना। बट इनसाइड द सेल वही कन्वेंशनल करंट का फ्लो कंटिन्यू रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर से फिर इधर वापस, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर फिल इन द ब्लैंक में याद रखना
क्या पूछा है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पूछा है, आउटसाइड द सेल पूछा तो अपन जो कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इनसाइड द सेल पूछा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये फ्लो अपना कंटिन्यू रहेगा, देखो ऐसा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, तो ये मिटा रहे हैं, नोट डाउन करना और फिर द ब्लैंक के लिए याद रखो, मतलब ध्यान रखना पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट और नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये है, ये है अपना ईएमएफ डिवाइस यानी सेल। ठीक है ना, अब आगे चल रहे हैं। तो ये कन्वेंशनल करंट हटा देता है, ये हटा देता है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर इन द ब्लैंक के लिए याद रखना डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल। आगे चल रहे हैं। अब ये तो मैंने जो एक्सटर्नल डिवाइस लगाया वो है, जैसे बल्ब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, टॉर्च में लगाया है, सेल तो बल्ब है, घड़ी में लगाया है तो वो जो घड़ी का मैकेनिज्म है वो पोजीशन जो क्रिएट करेगा वो, तो ये कोई डिवाइस है रेजिस्टर। अब इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ से तो मूव हो रहे हैं पर उनको इसके अंदर भी मूव होना है सेल के अंदर, तो ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और करंट जब सेल के अंदर से मूव होगा या इलेक्ट्रॉन जब सेल के अंदर से मूव होंगे तो उसके अंदर जो केमिकल अपोजिशन क्रिएट करेगा उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से डिनोट करते, ये वो डिवाइस है जो मैं कनेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो फिर से बता रहा, ये जो मैंने कनेक्ट किया है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मैंने कनेक्ट किया है, सेल मैंने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन को इसमें से तो जाना ही है अपोजिशन में से, तो सेल एनर्जी सप्लाई करेगा, बट जब वो सेल के अंदर से मूव होगा करंट तो भी वहां पे जो केमिकल्स है वो अपोजिशन क्रिएट करेंगे। केमिकल्स जो अपोजिशन क्रिएट करेंगे सेल के उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो जब आप सेल कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। सेल ने तो एनर्जी सप्लाई कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड होंगी। यहां जो एनर्जी यूज होगी फॉर यूनिट चार्ज उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर थोड़ी एनर्जी यूज होगी टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस। अपोजिशन 2 जगह मिलेगा, एक यहां मिलेगा तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस है V, और यहां स्मॉल v से बाद में डिनोट करेंगे, डायग्राम जब बदल देंगे, पहले इतना समझ लो। तो याद रखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो मैंने कनेक्ट किया है सेल के अक्रॉस। अब सेल के अंदर से भी जब करंट फ्लो होगा, आपने बोला करंट फ्लो होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी मूव होंगे, उसके अंदर भी नेगेटिव आयंस है पॉजिटिव आयंस है वो भी मूव हो रहे हैं, तो वो केमिकल जो अपोजिशन क्रिएट करेगा फ्लो के लिए, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसकी डेफिनेशन याद रखो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है आयंस है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, resistance offered by the electrolyte solution present in the cell is called internal resistance of cell and it is denoted by small r। फिर से सुनना, resistance offered by electrolyte solution, resistance offered by electrolyte solution present in the cell is called internal resistance of cell। ठीक है, ये fill in the blank के लिए याद रखना। आइडियल सेल बोला किसी ने, आइडियल सेल तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहेगा, बट याद रखना दुनिया में कोई भी चीज हम लोग आइडियल नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं बना सकते। आइडियल सेल मिलना इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आप ऐसा सेल बना ही नहीं सकते कि जिसमें आपने केमिकल यूज किया है पर वो अपोजिशन क्रिएट ही नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो याद रखो आइडियल सेल कभी नहीं रहेगा। हाँ, न्यूमेरिकल में डाल सकते हैं कि वो आइडियल सेल है या इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ले लो, या इंटरनल रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है तो हम 0 ले लेंगे, बट ये केस पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी फिल इन द ब्लैंक में आया कि जैसे आइडियल स्टूडेंट मैं बताता ना कि आइडियल स्टूडेंट कैसे 6 बजे उठेगा, थोड़ी एक्सरसाइज करेगा, ब्रश करेगा,
फिर थोड़ी पढ़ाई करेगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर आएगा, आधा घंटा ही टीवी देखेगा, फिर थोड़ा खेलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर टाइमली 9 बजे सो जाएगा। तो आइडियल स्टूडेंट कैसा हो सकता है वो बता सकते हैं, पर आइडियल स्टूडेंट मिलता नहीं। सेम केस यहाँ पर। तो आइडियल सेल मिलने वाला नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये कि आप एक सेल बनाए जिसमें केमिकल्स भी है पर वो अपोजिशन क्रिएट नहीं कर रहे, इट इज नॉट पॉसिबल। बट फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखो, अगर आया आइडियल केस तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता, 0, पर रिक्वायरमेंट ये रहती कि आइडियल सेल नहीं मिल रहा तो रेजिस्टेंस जितना कम हो इंटरनल उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये याद रखना। बट फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, अगर आया internal resistance of cell for ideal cell is, internal resistance of cell for ideal cell, तो R is equals to 0, ये याद रखो। तो याद रखो, करंट को सेल के अंदर से भी जाना है, इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को सेल के अंदर भी मूव होना है, तो सेल के अंदर जो केमिकल है वो जो अपोजिशन क्रिएट करेंगे, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो अब ये डायग्राम मिटा के अब सेल थोड़ा छोटा बनाएंगे, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे कैसे। तो ये देख लो पहले, तो ये याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की डेफिनेशन क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की डेफिनेशन, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सेल। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है सेल के अंदर, वो जो अपोजिशन क्रिएट करेंगे, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यूनिट तो वही रहेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मैंने कनेक्ट किया, देख लो। फिर डायग्राम मिटा के फिर से बनाएंगे। अब ये डायग्राम का काम हो गया। चलो अब फिर से डायग्राम बना रहे, थोड़ी कॉम्पैक्ट डायग्राम बनाएंगे। देखो, ये अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और ये सेल, ठीक है, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बाजू में बता देते सेल, ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे उसके बाजू में बता देते, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, करंट फ्लो I, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये है। अब EMF कैसे डिफाइन करेंगे वो देखेंगे। EMF को E से डिनोट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। कहीं कहीं पे ऐसे भी डायग्राम बनाई रहती है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते नहीं तो वहां लिख देते ऐसा E, R, मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ। तो भी अब अभी सेपरेट बता रहे उसको कि भाई ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका, सेल का, सॉरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कहीं कहीं पे ऐसा है, सेल भी बनाया गया था खाली, करंट है I, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ बाजू में लिख देते कॉमा करके कि भाई EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। तो अपन अभी फिलहाल ये डायग्राम फॉलो करेंगे, और कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है, ध्यान रखना, दिखाया नहीं रहता। अब देखो फिर से दोनों डेफिनेशन लेंगे, पहले पोटेंशियल डिफरेंस की फिर से ले लेते हैं, ये पहले हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इट इज V is equals to W upon Q। तो डेफिनेशन सुनना पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां मूव होना है, कन्वेंशनल करंट के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन इधर मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये डायरेक्शन में, तो उनको जाना है A से लेके B तक, इलेक्ट्रॉन को, करंट कन्वेंशनल उल्टी डायरेक्शन में। बट इलेक्ट्रॉन जब मूव होंगे तो उनको लगेगी एनर्जी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाने के लिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, उसको नाम दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, वो मेंटेन कौन रखेगा, सेल। तो इसकी डेफिनेशन हमने बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B is defined as work done, ये ना वर्क डन in moving a charge from one point to या in moving unit charge from one point to, ठीक है। फिर से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस is defined as work done in moving unit charge from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। पर अब देखो EMF की डेफिनेशन, EMF को डिनोट करेंगे फिलहाल हम E से, E is equals to, ध्यान देना, अभी इसको पूरा ऐसा मूव करना है,
सेल जब एनर्जी सप्लाई करेगा तो वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगी, मैक्सिमम एनर्जी यूज होगी टू ओवरकम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पर ये छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, कम ही है पर है, तो थोड़ी एनर्जी इसको ओवरकम करने में भी यूज होगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, और इसको प्लस इसको दोनों को मिला के ओवरकम करने के लिए जो टोटल एनर्जी सप्लाई होगी यूनिट चार्ज के लिए, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अब ईएमएफ की डेफिनेशन सुनना, फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहां वर्क डन है सिर्फ ए से लेके बी तक। अब यहां सुनना क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ए से लेके बी तक। अब यहां सुनना, इसकी डेफिनेशन फिर से बता देता। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, ये अपॉन में 1 सब यूनिट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्रॉस करना है तो यहां रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस V। अब यहां सुनना, EMF of cell is defined as EMF of cell is defined as work done और एनर्जी सप्लाई बाय अ सेल। कौन सप्लाई कर रहा है? सेल। यहां पे भी सेल ही सप्लाई कर रहा था, बट सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए। बट यहां बोलेंगे EMF is defined as work done और एनर्जी सप्लाई बाय अ सेल इन मूविंग यूनिट चार्ज थ्रू कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट मतलब उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ गया और उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया। इसमें खाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्रॉस करने के लिए जो टोटल एनर्जी सप्लाई होगी उसको नाम दिया है EMF। फिर से सुनना, दोनों की डेफिनेशन ध्यान से सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन in moving unit charge through external resistance only, work done in moving unit charge through external resistance only, सिर्फ external resistance cross करने के लिए, ठीक है। तो यूनिट चार्ज के लिए जो एनर्जी मिलेगी उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। EMF is defined as work done और एनर्जी सप्लाइड by a cell in moving unit charge through complete circuit। कंप्लीट सर्किट का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मैंने अपना ड्राई सेल लगा दिया, ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां है समझो लिखा हुआ 1.5 वोल्ट, सेल पे कोई लिखा रहता, आप छोटा सेल लिखना ड्राई सेल, उस पे 1.5 वोल्ट लिखा है। इसका मीनिंग देखो, यूनिट बता देता पहले। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था? जूल। चार्ज का यूनिट कूलम और साइंटिस्ट के नाम पे वोल्ट। EMF का भी फॉर्मूला वही है तो यूनिट भी सेम रहेंगे, जूल। वर्क का, चार्ज का कूलम या फिर वोल्ट। डायमेंशंस पोटेंशियल के निकाले हैं, M1 L2 P-3 I-1, ये पहले निकाले तो इसके भी डायमेंशन वही रहेंगे, M1 L2 P-3 I-1। तो दोनों में फर्क याद रखो, ये है वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज through external resistance only. It is the work done in moving unit charge through complete circuit, ठीक है ना। अगर यहां लिखा है 1.5 वोल्ट तो ये जो लिखा है वो लिखा है EMF। इसका मतलब ये होता कि आप जब ये सेल लगाएंगे तो वो जूल अपॉन कूलम, वोल्ट की जगह जूल अपॉन कूलम, 1.5 जूल एनर्जी सप्लाई करेगा फॉर मूविंग यूनिट चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज once round the complete circuit, ठीक है। पर जब आप यहां गिनेंगे पोटेंशियल तो 1.4 या 1.35 कुछ कम ही मिलेगा। तो यहां 1.35 वोल्ट का मतलब क्या होगा कि यहां एनर्जी यूज हुई है 1.35 जूल इन मूविंग 1 कूलम चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर बची हुई एनर्जी कहां गई? तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना बचा है? 0.15 वोल्ट। तो यहां सेल पे जो लिखा है उतना पोटेंशियल यहां नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखना कि EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये टोटल एनर्जी जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए यूज हो रही, जबकि ये खाली एक्सटर्नल के लिए है। हाँ, अगर आइडियल केस है, आइडियल केस यानी जहां इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो यहां पे एनर्जी लगेगी नहीं, तब अपन बोल सकते हैं कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। 1.5 एनर्जी सप्लाई हुई, पूरी की पूरी यही है 1.5 जूल पर कूलम, ठीक है। तो ये याद रखो। तो जब आप देखेंगे कि यहां तो 1.5 लिखा है पर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगा के गिने तो वो उससे कम बताएगा। क्यों कम बताएगा? बची हुई एनर्जी कहां यूज हो रही?
टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये लॉजिक याद रखो। तो टोटल एनर्जी सप्लाई हो रही 1.5 जूल टू मूव 1 कूलम चार्ज, यानी वहां 1.5 लिखा है तो सेल पे जो लिखा है वो उसका ईएमएफ लिखा है, याद रखो। पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी यूज होगी टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो तो याद रखो ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां जो ईएमएफ लिखा है वो हमेशा इससे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम है पर थोड़ा कहां यूज हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस। पर याद रखो आइडियल केस में दोनों सेम ही रहेंगे। फिर से बताता हूं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। डायमेंशन फिर से लिख देंगे और सेम ही डायमेंशन है यार। हाँ फिर से देखो सर्किट, ये रेजिस्टेंस, ये मैंने सेल लगा दिया, मान लो 6 वोल्ट का सेल लगा है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका 6 वोल्ट को कैसे पढ़ना वो समझना कि जब ये सेल आप सर्किट में लगाएंगे तो इट विल सप्लाई 6 जूल एनर्जी टू मूव 1 कूलम चार्ज थ्रू कंप्लीट सर्किट। तो ये जो सेल के ऊपर लिखा हुआ है 6 वोल्ट, ये उसका क्या लिखा हुआ है याद रखो, ईएमएफ। ठीक है, तो वोल्ट की जगह आप लोग लिख सकते हैं जूल अपॉन कूलम। तो पढ़ना कैसे, 6 वोल्ट का मतलब है जैसे मेरे को मोबाइल में 6 वोल्ट की या 5 वोल्ट की बैटरी चाहिए, सिंगल छोटे 1.5 से वो नहीं चलेगा, क्यों, ज्यादा एनर्जी चाहिए। फिर कार में 18 वोल्ट की, अपनी बाइक वगैरह में 6 वोल्ट की रहती है शायद, कार वगैरह में ज्यादा बड़ी बैटरी लगती है क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो जितनी ज्यादा एनर्जी आप लोगों को सर्किट में चाहिए उतनी ज्यादा पावरफुल बैटरी लगानी पड़ेगी। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब जो लिखा हुआ है बैटरी के ऊपर या सेल के ऊपर वो लिखा है उसका ईएमएफ, मींस इट विल सप्लाई 6 जूल एनर्जी टू मूव 1 कूलम चार्ज थ्रू कंप्लीट सर्किट, तो वो लिखा है ईएमएफ। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे तो यहां ये वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा समझो 5.6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट है, यहां 5.6 क्यों बता रहा? तो बचा हुआ वोल्टेज यहां ड्रॉप हुआ है 0.4 वोल्ट। हो गया, देखो इन दोनों के एडिशन। तो याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये V, it is always less than EMF because some part of energy is used to overcome the internal resistance। अगर मैं आइडियल सेल बोलूं फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, तो ये दोनों सेम रहेंगे, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। Otherwise EMF of the cell is greater than potential difference, always equal only if ideal cell is there and internal resistance 0 है, तो यहाँ एनर्जी लगने ही नहीं वाली, यहाँ एनर्जी लगेगी नहीं, तो पूरी की पूरी एनर्जी यही बताएगा वो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये लॉजिक ध्यान रखो, क्या लिखेंगे वो तो समझ में आ जाएगा। देख लो ध्यान से, अब इक्वेशन बना रहे हैं, ये लॉजिक खत्म हो गया, अच्छे से समझ लो इसको। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यूनिट चार्ज को सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए मूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो, और ईएमएफ मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए जो यूनिट चार्ज को एनर्जी लगेगी वो। फिर से सुनना, डेफिनेशन बता देता। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए। ईएमएफ की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय a cell, वर्क डन बोलो या एनर्जी सप्लाइड बाय a cell इन मूविंग यूनिट चार्ज once round the complete circuit। कंप्लीट सर्किट में उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी क्रॉस करना है, उसको इंटरनल। तो हमेशा याद रखना यहाँ जो लिखा है सेल के ऊपर वो उसका ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उससे कम ही रहेगा। बट मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है, 0 है, तो यहाँ 6 वोल्ट लिखा है तो यहाँ पे भी कितना वोल्ट मिलेगा, 6 वोल्ट। यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ पे भी 7 ही मिलेगा। बट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ जितना ईएमएफ है उससे थोड़ा कम ही मिलेगा, और बची हुई वोल्टेज का है इंटरनल रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए। तो इसी को इक्वेशन में लिखना है, ध्यान दो। तो अपना इक्वेशन बना रहे हैं, तो ये मिटा ना, लॉजिक समझ नहीं। सेल पे जो लिखा है तो उसका ईएमएफ लिखा है, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा, क्योंकि बची हुई एनर्जी यूज होगी टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको क्रॉस करने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी, वो बची हुई एनर्जी वहां। ठीक है, तो ये हो गया ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, यूनिट भी हो गए और डायमेंशंस भी हो गए। अब आगे ले, तो ये लॉजिकल याद रखो बेटा, समझ के करो, आप लर्न करना नहीं है, सब चीज समझा रहे बराबर, समझ के करो।
सेंड करो। अब ध्यान दो, इस सर्किट के लिए लिख रहे हैं टोटल एनर्जी यूनिट चार्ज के लिए सप्लाई हुई है E, यूनिट चार्ज के लिए E, उसमें से दो पार्ट में डिवाइड हुई है, यहाँ पे कैपिटल V और यहाँ पे समझो लिख लेते स्मॉल v। तो ये अगर 1.5 है तो ये अगर 1.4 है तो बचा हुआ ये 0.1, अभी समझा है ठीक है, या 0.35 लिखा तो ये होगा 0.15 यूनिट चार्ज के लिए, ठीक है, फॉर यूनिट चार्ज ध्यान लगे तो लिख लिखने की वैसे जरूरत है, फिर भी डाला। ये क्वेश्चन समझ में आया, टोटल जो सेल एनर्जी सप्लाई करेगा यूनिट चार्ज के लिए वो ईएमएफ अभी समझाया 1.5, ये उससे थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि थोड़ी एनर्जी कहां जा रही है टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल कैपिटल V है, स्मॉल v वहां पे। ओम्स लॉ लगाओ, ये एक बार वैसे रखो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट तो इसमें से जो जा रहा वही इसमें से भी जाएगा, तो यहाँ लगा रहे ओम्स लॉ IR, सो V कैन बी रिटन एज EMF माइनस IR। तो वही अपन बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा थोड़ा सा कम रहेगा, जैसे ये अगर 1.5 है तो यहाँ अगर है 0.15, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो ये इक्वेशन मेन है, ये वाला, तो ये इक्वेशन याद रखो। तो इक्वल तभी रहेंगे ये दोनों अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, याद रखो आइडियल अगर सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो तभी V इज इक्वल्स टू E रहेगा, यानी अगर यहाँ 1.5 है तो यहाँ पे भी 1.5 तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज यहाँ का स्मॉल v माइनस करेंगे तो पोटेंशियल कितना है वो पता चलेगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, ये मिटा रहेगा। तो ये देखो एक बार, तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक अभी फॉलो नहीं करना, फिर से याद रखना, पूरा चैप्टर मेरा हो जाने दो क्योंकि अपन ने अपने हिसाब से लिया है, फिर आप लोग हो जाने के बाद टेक्स्ट बुक पूरा रेफर करना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाला पैराग्राफ आप लोगों को करना है टाइप्स ऑफ सेल्स, वो होमवर्क है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालने के लिए आया सेल या रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज करो, देख लो फिर आगे कंटिन्यू। अब देखो आगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला तो ये स्टेप फॉलो करना, ईएमएफ की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, डायग्राम और ये, ठीक है। बट अब आगे देखो, ये वाला इक्वेशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से, E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगाओ, यहाँ पे। अब देखो करंट इसमें से जो जा रहा वही करंट यहाँ से भी जाएगा, तो करंट तो सेम है, तो यहाँ लिखेंगे I बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस I, दोनों के अक्रॉस लिखेंगे, यानी ये E, इसकी जगह पे ओम्स लॉ लगाया, इसकी जगह पे ओम्स लॉ लगा दिया, तो I कॉमन निकाल लो, R प्लस स्मॉल r, सो I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो ओहम्स लॉ एक्चुअल में ये था V इज इक्वल्स टू IR या I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ये खाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे लगा रहे थे, पर ये हमने EMF लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट किया है, तो ये पूरे सर्किट को अप्लाई कर दिया है मतलब अपन ने, तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ये डिवाइड कर दिया इधर, जनरल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। अगर जनरल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ डिराइव करने के लिए आया तो ये डायग्राम, ईएमएफ की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, और यहां से फिर इधर चले जाना, यानी ये स्टेप के बाद ये स्टेप फॉलो करने की जगह यहां से इधर जाना, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन है तो ये दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, ये बन गया जनरल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। ये जो ओहम्स लॉ है ये खाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए था, ये जो ओहम्स लॉ है वो पूरे सर्किट को अप्लाई हो गया, पूरा ईएमएफ आ गया, पूरा रेजिस्टेंस भी आ गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, याद रखना, जनरल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ व्हिच इज अप्लाइड टू कंप्लीट सर्किट। तो ये देखो, इसमें थोड़ा सा एक नोट बता था, वो याद रखो, फिर ये खत्म, फिर हम नेक्स्ट वीडियो एक लास्ट बचेगा वो, उसमें सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल का टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो
तो ये आज का होमवर्क ईएमएफ की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की डेफिनेशन, ये डायग्राम और ये डेरिवेशन और ये वाला डेरिवेशन, ठीक है। तो इतना आप लोगों को होमवर्क भेजना है, ये नोट डाउन करो, फिर लास्ट वाला एक नोट बना है। ठीक है, तो ये नोट में लिखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखें। नोट मैक्सिमम करंट क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा और कितना होगा वो देखेंगे। तो अभी रेजिस्टेंस आर लगा है, मैक्सिमम करंट के लिए देखते कंडीशन। तो मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो करो, इंटरनल रेजिस्टेंस तो जीरो नहीं कर सकते, आइडियल सेल नहीं है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने जीरो कर दिया। तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो डालो, तो आई मैक्स कर देते हैं यहाँ पे, यानी मैक्सिमम इट इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, E अपॉन स्मॉल r। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम करंट। यानी हमने क्या किया है, एक सेल लिया है वो अपना ड्राई सेल और उसको सिर्फ वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर का रेजिस्टेंस जीरो रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, पर आइडियल केस में समझो रेजिस्टेंस कंडक्टर का जीरो। तो यहाँ मैंने कोई डिवाइस लगाने की जगह सिर्फ वायर से कनेक्ट कर दिया, करंट तो फ्लो होगा और इस टाइम पे करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम, और सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम करंट, ये याद रखना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस यानी कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रहे हम लोग, डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वायर से सेल को कनेक्ट कर दिया। तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहेगा। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट की ये भी कंडीशन याद रखना, फॉर मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम लोग, जीरो, खाली उसको वायर से ज्वाइन कर दिया। और मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हो गया E अपॉन R। आप ड्राई सेल लेंगे और उसको सिर्फ एक वायर से कनेक्ट करके रखेंगे तो देखना थोड़ी देर में वो गर्म हो जाता है वायर, क्योंकि अब थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस रहेगा ही उसका, पर अपन ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो, वायर का रेजिस्टेंस जीरो, ऐसे इमेजिन करो, करंट फ्लो हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही मत लगाओ, अरे सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तो करंट कहां से फ्लो होगा, याद रखना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे तो वायर की भी जरूरत नहीं है, वायर सेल पे लगाना ही पड़ेगा, या तो ऐसी डायग्राम बनाओ या ऐसी बनाओ, ये सिर्फ वायर से ज्वाइन कर दिया इसको, ये पॉजिटिव नेगेटिव, करंट फ्लो होगा क्योंकि वायर कनेक्ट किया है। वायर अगर कनेक्ट नहीं करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मत लगाओ, पर वायर को लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो बोलेंगे वायर भी नहीं लगाया, वायर नहीं लगाया है तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने सेल लगाया, सेल को खाली वायर से ज्वाइन कर दिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है अभी वहां पे बना लिया। तो ये वाली केस में जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, सिर्फ वायर से कनेक्ट किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है, सॉरी इंटरनल बोल दिया हमने, वायर से कनेक्ट किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो करंट मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया E अपॉन R। इसी इक्वेशन में हमने कैपिटल R की वैल्यू जीरो डाल दिया, ये तो ये इक्वेशन है फॉर मैक्सिमम करंट, नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना सेल का लॉजिक हो गया, हम सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा बनेगा, ठीक है, पर एक साथ में करने की जगह डिवाइड कर लीजिए, ये नोट डाउन करो। बचा हुआ सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।